लिटरेचर फेस्टिवल के रश्मि रखी कार्यक्रम में आए सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, अभिनंदन और शुक्रिया कि मुझे अपनी बात रखने का यहाँ अवसर दिया। गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार दोबारा मैं आई हूँ यहाँ पर गाजियाबाद में आप सबके समक्ष अपनी बात रखने के लिए। और बहुत ही रोचक जो है हमारे सत्र का जो विषय है प्रेम कहानियाँ और प्रेम कहानियों में सामाजिक बदलाव के प्रतिबिंब। तो रणविजय जी ने जैसे बात की, उन्होंने मेरे ख्याल से सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं तो उसका प्रेम कहानियों पर क्या प्रभाव है। अगर हम समाज को देखें तो समाज साहित्य से भिन्न नहीं होता। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो बदलाव सामाजिक स्थितियों के दौरान समाज में होती है, प्रेम कहानियों में भी उसका उसी क्रम में प्रभाव पड़ता रहा है। जैसे अगर हम देखें कि बहुत पुराने टाइम की जो हमारी प्रेम कहानियाँ थी, वहाँ प्रेम का अलग स्वरूप था। जातिगत विशेष जो भेद थे उन पर कहानियाँ होती थी। या अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो हम देखेंगे, अगर हम विधवा विवाह पर बहुत सारी कहानियाँ होती थी। और प्रेम जो होता था, एक लड़की है जिसका पति मर चुका है या बाल विधवा है, तो ऐसी प्रेम कहानियाँ भी हमारे सामने आया करती थी, क्योंकि उस समय वो ज्वलंत विषय थे समाज के, जिन पर लगता था कि बात करनी चाहिए और की जानी चाहिए। और क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि अभी पिछले सत्र में भी ये बात हुई थी कि अगर आप समाज के बारे में लिख रहे हैं तो समाज से कटे कैसे रह सकते हैं। और साहित्य वही जो समाज पर आधारित है या उसकी समस्याओं को लेकर चल रहा है या उसके विमर्शों को लेकर चल रहा है या उसके सरोकारों को लेकर चल रहा है, वो ज़्यादा जल्दी जगह बनाता है और पहुंच बनाता है। प्रेमचंद हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण रहे हैं। तो समाज से अगर कटना नहीं है तो समाज के बीच रहना है, तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि वो बदलाव कहानियों में आते हैं। तो यही बात मैं कहूँ कि आज की जो समस्याएं हैं, आज क्या है कि शायद जातिवाद पर उतनी कहानी आजकल नहीं होती। आज दूसरी और अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो कहानी में जगह बना रही है। और वो वही चीज़ें हैं कि हमें लगातार पढ़ने को मिलती हैं। या हम ये देखेंगे कि जो बदलाव समय में होते हैं, मान लीजिए कोरोना काल में जैसे हम सभी पूछते हैं, तो अभी जो लगातार घटनाएँ आई हैं तो उसमें वही है कि लॉकडाउन है या फिर उसमें कोरोना काल की जो समस्याएं हैं वो हैं। तो इसी तरह से दुनिया बदलती है, इसी तरह से लेखन भी है, उसी दुनिया से ग्रहण करता है और प्रतिबिंब। तो ये एक और मैं इसी पर बोल रही थी कि एक समय विभाजन के समय की जो प्रेम कहानी सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। अब अमृता जी की हम अगर पिंजर पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग तरह का प्रेम था, जो कि है ना, विभाजन की त्रासदी जिसे हम कहेंगे कि प्रेम रह गया। तो ये प्रेम तो शुरू से चला आ रहा है, क्लियोपेट्रा से लेकर दिशा रक्षित यहाँ तक ना। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हम 1915 में कहानी आई थी आपकी, उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी। तो वो मेरे को लगता है प्रेम की दुनिया में सबसे बड़ी कहानी उसको माना जाता है। बहुत सुंदर कहानी भी है, त्याग की कहानी है। उस समय त्याग पुरस्कार कहानी पढ़ते हैं जयशंकर की, तो उसमें समझ में आता है कि मैं तो मुझे भी मृत्युदंड दिया जाए, कहती है मधुलिका, है ना। तो वो समय यही था कि त्याग ही प्रेम है, प्रेम ही त्याग है। अभी धीरे धीरे प्रेम का स्वरूप बदलता गया। विभाजन के समय की जो त्रासदी थी उस समय भी त्याग की कहानियाँ लिखी गई कि ठीक है अब मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ, चलो हम जुदा हुए, लेकिन फिर प्रेम तो है ही है ना, इस तरह का रहा। और मैं देखूँ तो राघव जी की का जो उपन्यास था ना गदन, उसमें भी मतलब प्रेम को एक अलग तरह से विधवा की, अभी अंजू जी ने कहा विधवाओं के प्रति का प्रेम था। तो विधवा को एक प्रेम हो गया, उसको दबाया गया, उसको दमन किया गया। तो राघव जी की उसमें गदन में था कि एक दूसरा पति अपने देवर को प्रेम प्रस्ताव भेजती है। तो प्रेम की संभावनाएँ हर युग में हमेशा है, चलती रहेंगी। समाज बदले चाहे कुछ बदले, प्रेम तो रह जाएगा। प्रेम तो शाश्वत है और यह निरंतर चलता रहेगा। ये जो आज का हम दौर देख रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह या अंतरधर्मी विवाह चल रहा है, वो प्रेम कहानियों के माध्यम से कहीं दिखता है। तो प्रेम कहानियों में ये प्रतिबिंब झलकता है। जो समाज को समर्पित होता है वो
बिल्कुल है, उसके कम्युनिटी में सदा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ अंतर जातीय और अंतर धर्म की जैसे बात हो रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप आज की तारीख में संबंधित प्रेम भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप उस किस्म के प्रेम देखते हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी बात ही नहीं की। तो समाज जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे प्रेम कहानियों का स्वरूप आप रहे हैं और उसके अंदर जो आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं वो आपको बदलती हुई दिख रही हैं समाज के साथ साथ। तो कहीं ये क्षणिक प्रेम भी दिखता है आभासी दुनिया का जैसा माहौल है, और लॉकडाउन में जैसा कि हमने देखा बहुत सारे मतलब तरह तरह के प्रेम उमड़ के आए, और ये आपकी आपकी एक कहानी है, उपन्यास है आपका CID साइड करके, उसका हिंदी संस्करण भी आया था बेहया, तो उसके बारे में कुछ कहेंगे? पहले आपके उस सवाल से शुरू जी, करते हैं जी। कि क्षणिक प्रेम और आभासी दुनिया। आभासी दुनिया में लोगों ने सुकून खो दिया। आज की तारीख में प्रेम में होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है प्रेम में दिखना। तो ये जो प्रेम में दिखना है ये तो सोशल मीडिया ने इसको बढ़ावा दिया है और वाकई ये कभी कभी दुखी भी करता है, द्रवित भी करता है। लेकिन आप देखें तो प्रेम का स्वरूप कभी नहीं होता है। जो सच्चे प्रेम की हम हमेशा से बात करते आए हैं, जो हम क्लासिक्स में पढ़े और जो हम आज पढ़ रहे हैं वो दोनों समान हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं आया। हाँ, इच्छाएँ और आकांक्षाएँ जैसा कि मैंने कहा बदली। पहले क्या होता था कि विदेश में बता रही थी कि त्याग, हमने प्रेम का अर्थ हमेशा त्याग माना क्योंकि हमने स्त्री को ही त्याग के साथ में हमेशा जोड़ा। आज ऐसा नहीं है। अभी स्त्री मुखर है, उसकी भी इच्छाएँ हैं, वो उसे बोल पा रही है, वो आपको साहित्य में भी दिखाई देता है, वो ऐसे ही नहीं है। उसके अलावा पुरुष को देखें, पहले जो पुरुष होते थे आपने जो पुराने क्लासिक्स पढ़े उसमें जो पुरुष था और अभी जो खास करके जो स्त्री द्वारा रचित पुरुष बहुत दिखता है उसमें। ये पुरुष ज़्यादा संवेदनशील है, ये खाना भी बना रहा है, ये इच्छाओं का मान भी रख रहा है और ये प्रेम से हमेशा ऊपर सम्मान को रखता है। तो क्योंकि वो पूरा सम्मान दे रहा है और वो साथ दे रहा है, ये थोड़ा अलग किस्म का पुरुष है और ये बनता है हमारी जो प्रेम कहानी। अब बेहया पे आते हैं तो बेहया की जो कहानी है वो डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप की कहानी है, जिसे अभी हाल ही में डॉक्टर मैंने गई थी यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी। उन्होंने उस रेप को भी कामुकता से जोड़ा, अश्लीलता से जोड़ा। तो सोच तो वही है समाज की, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अलाम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना, बोलना, बताना बाकी है। इसलिए दुनिया की कहानी लिखी गई, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, खासकर कहानी। आई एम सो सॉरी। सही है। लोग बात कर रहे हैं, खास करके महिलाएं बोल रही हैं। मुझे इस बात का बहुत सुकून है कि औरतें अपनी बात बोल रही हैं, सामने से रख रही हैं, आकर मिलकर इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रही हैं। 20-20 साल की शादियों में जो लोग हैं, अब शादियों की अलग अलग परिभाषाएँ हो चुकी हैं, वो लोग भी आकर जब अपनी बात कहती हैं, अपनी व्यथा बताती हैं, मुझे लगता है कि मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं उन्हें काउंसिल कर सकूँ, लेकिन उसके बावजूद कम से कम मैं सुन पाती हूँ और उनको अपनी बात बता पाती हूँ, तो वो मेरे लिए सुकून है। वेरी सॉरी। बोलते बोलते माइक कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं चलता, वेरी सॉरी। कई बार ऐसा लगता है जैसा कि आपने कहा भी कि पहले महिलाएं जो हैं पुरुषों के बारे में उस तरह से मुखर होकर नहीं लिखती थी, लेकिन आज लिख रही हैं, और कई कहानियाँ इसमें हैं। आपके पात्र भी उस तरह से बोलते हैं, पुरुष पात्रों के बारे में बहुत मुखर होकर बोलते हैं कि किस तरह से वो आज बदल रहे हैं, ये पता चलता है। तो आपकी जो कहानी है या जो आने वाला जो आपका तीसरा उपन्यास है, उसमें भी कहीं ये बात कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से इसमें मैं बोलूँगी जो मेरे पुरुष पात्र हैं उसमें हर किस्म के हमारे आसपास पाए जाने वाले लोग ज़्यादा हैं। जो मेरे भाई जैसे हैं, जो मेरे पति जैसे हैं, जो मेरे पिता जैसे हैं, वैसे पात्र ज़्यादा हैं। वो कोई बनाए हुए किसी पेडेस्टल पे रखे हुए अलग से विलन बनाए हुए या अलग से हीरो बनाए हुए लोग नहीं हैं। बहुत साधारण लोग हैं, जैसे हमारे आपके जैसे लोग होते हैं और उनके अंदर वो सभी चीज़ें हैं। मतलब वो थोड़े से फ्लॉट भी हैं, उनके अंदर कमियां भी हैं। हमारी जो नायिकाएं हैं वो क्लासिक्स की तरह से सुघड़ नहीं है। मेरी एक भी नायिका बहुत सुघड़ और बहुत सुशील नहीं है। मेरा एक भी नायक वो माचो मैन नहीं है। वो वैसा है जैसे हम आप हैं, जैसे साधारण लोग होते हैं। और ये बहुत सुंदर बात है क्योंकि उसमें आप देखते हैं कि एक स्त्री है जो अपना काम करने के लिए उसके अंदर भी उतना स्ट्रेस है जितना पुरुष के अंदर है। एक स्त्री है जो अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रही है और वो समाज के साथ साथ
घर के अंदर जो वर्जनाएँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनसे किस प्रकार से लड़ें? क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हम घर को मंदिर दिखा देते हैं। घर है तो घर बहुत अच्छा है। अगर किसी के पास में संपत्ति है, समृद्ध व्यक्ति है तो वो सुखी है। जो महिला समृद्ध परिवार में है वो सुखी है। तो हमने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, वो आज का साहित्य, आज की किताबें, उनकी कहानियाँ भी उसे तोड़। अंजू जी, आपसे एक सवाल है कि आपका जो उपन्यास है वो कठपुतली का, उसमें पुरुष पात्रों के बरक्स स्त्री पात्र जो है ज़्यादा मुखर है, और एक आपकी कहानी भी है आदमी उम्मीदों का उदास पतझड़, साल का आखिरी महीना है। तो इसमें जो 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 पात्र है, पुरुष पात्र है, वो उसके जीवन में हालांकि प्रेम तो है, लेकिन वो पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक परिस्थिति इतना संकट में फंस गया है, वो आगे लगता है कि उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा उस संबंध को। लेकिन स्त्री पात्र है, वो चाहती है कि हमारा संबंध बना रहे। तो ये जो अंतर्द्वंद्व है, पुरुष लगता है उसको कि हम इसको कहीं धोखा नहीं दे देंगे, हम संभाल नहीं पाएंगे, हम उस तरह से जी नहीं पाएंगे जिस तरह से हमने कल्पना की थी, जिस तरह से हमने सोचा था। अब उसको अंदर लगता है कि जैसे अपराध बोध से ग्रसित है, लेकिन वो स्त्री पात्र जो है वो उसके साथ रहना चाहती है और वो उसे खोना नहीं चाहती है। तो ये किस तरह से आपने इसको पढ़ा? अभी रणविजय जी जो हमने बात की कि सामाजिक बदलाव, तो जैसे स्त्री जो है वो पहले जैसी स्त्री नहीं रही, और प्रेम कहानियाँ भी वैसे नहीं रही कि हीरामन गाड़ी वो बैलगाड़ी में जा रहा है और हीराबाई से मिलती है और वो दोनों के बीच में वो महुआ कटवारी की कहानी सुनाता है और प्रेम होता है। क्योंकि जीवन बदल रहा है तो प्रेम कहानी का स्वरूप भी बदल रहा है। अच्छा, 80 के दशक के बाद स्त्रियों की स्थिति में भी बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, और हमारी पीढ़ी तो उसके साक्षी रही है कि किस तरह से स्त्रियाँ जो थी वो आधी आबादी वाली जो एक बात, उनके लिए जो एक मिथक कहिए या कोई अवधारणा कहिए, उसको वो बाकायदा साबित करने के लिए घर से बाहर निकलने लगी। तो जो मेरी आपने कहानी का जिक्र किया, उम्मीदों का उदास पतझड़, साल का आखिरी महीना है, तो दोनों साथ में हैं, अच्छा उनका प्रेम अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच में सामाजिक जो एक वर्ग का जो फ़र्क होता है वो फ़र्क है। और लड़के को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से भी, क्योंकि वो 2 बार असफल हो चुका होता है और तीसरा अटैम्प्ट होता है, तो वो कहता है कि हम आगे बढ़ जाएँ और अपने अपने रास्ते चुन लें। लेकिन लड़की मतलब अपनी कहानी के बारे में बात करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ आपको कि वो आखिरी बार मिलने के लिए एक जगह चुनते जहाँ वो मिला करते थे कि आज हम अंतिम बार मिलेंगे, और पूरी कहानी में उदासी का एक रंग है, और जो आने वाला जो उनका जो बिछोह है उसके रंग है उस कहानी में। लेकिन फिर लड़की बोलती है कि अंत में जब वो चलते हैं अंतिम बार बिछड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो लड़की कहती है कि प्रतीक्षा करना चाहती है, तो वो कहती है कि मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, मेरी सैलरी बढ़ रही है, तो क्या इतने में जब तक तुम IAS नहीं बन जाओ तो गुजारा नहीं चल सकता। तो और वो लड़का आते उसका हाथ पकड़ने की घटना है, तो वो कुछ ऐसा है कि लड़की ये नहीं, अब हमारे आज की जो स्त्री है वो ये नहीं कहती कि मैं डिपेंडेंट हूँ, मुझे मेरी रक्षा करो, मेरा सहारा बनो। वो एक कदम आगे बढ़ाकर खुद को भी प्रस्तुत करती है कि मैं भी साथ चल सकती हूँ, और अगर हम साथ चलेंगे तो हो जाएगा। तो वो उस तरीके की कुछ कहानी है, और कुछ ऐसा उसका अंत है कहानी का। और आपने और ही कठपुतली की बात की, हाँ वो महिला प्रधान है, उसमें चार मुख्य 5 महिलाएँ जो हैं जो आगे बढ़ती हैं, और एक टाइम पे ऐसा आता है कि कॉलोनी को डिमोलिश करने के लिए जो आंदोलन होता है उसके लिए, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि पुरुषों के लिए पुरुष आके मतलब उनको मतलब चोट पहुँचा रहे हैं, मतलब क्यों हो रहे हैं उनको, तो वो कहते हैं कि हम मोर्चा संभालेंगे, इसलिए कि हमसे कैसे निकलता है। और स्त्रियाँ आगे बढ़ती हैं, और स्त्रियाँ आके पूरे आंदोलन की बात अपने हाथ में लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो हाँ हाँ, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपनी मेरी जो उपन्यास या कहानी की मेरी कथा वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्यों कि मैं आज की स्थिति में वो सारे गुण देखती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं आमतौर पे मैं ऐसा कोई काम नहीं अपने आसपास के जीवन में, ये नहीं कहती मैं वजन उठा लूँगी, लेकिन अपने आसपास के जीवन में मुझे नहीं नजर आता ऐसा कोई काम जो मेरे हस्बैंड नहीं कर सकते, और हमारे बीच में ना ये कभी रहा ही नहीं कि ये मैं कर सकती हूँ, ये तुम कर सकते हो। तो वो चीज़ें मेरे
पर मैं इसलिए आती है कि मेरे जो स्त्री है वो प्रेम में भी बराबरी करेगी, जिम्मेदारी में भी बराबरी करेगी, और वो चाहेगी कि जो साथ में अगर कदम उठाने वाली जो बात है उसको वो करती है। बिल्कुल सही। मैं कुछ पंक्तियाँ मैंने नोट किया है कहानी से। दिनों का उदास पतझड़ साल का आखिरी महीना है। आप लिखती हैं, वो स्त्री पात्र कहती हैं कि प्रेम तो रहेगा, हम जीवन से हारे हैं, प्रेम से नहीं। प्रेम क्या केवल साथ रहने का नाम है? हमने पाया है एक दूसरे को, क्या यह अहम नहीं? प्रेम की उपस्थिति तो रहेगी जीवन में, सपनों में, स्मृतियों में, मन में। ये प्रेम सच में प्रेम है तो सब कुछ है। अब मैं इसकी ओर बढ़ता हूँ। आपकी एक कहानी है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। आपने प्यार के साथ एक चौथा शब्द का प्रयोग किस तरह से किया और क्या अर्थ हमारा इसका? मुझे लगा ही था ये यहाँ मैं पकड़ी जाऊँगी। जब मैंने ये कहानी लिखी तो लोगों ने मुझ पर बड़े सवाल उठाए कि चौथा जो शब्द है वो तो प्यार की सूचिता को ही निकल गया, चौथा। मैंने कहा कि चौथा मतलब 100वां भी नहीं है ना। तो मैंने कहा कि जब तक हम हैं जिंदा हैं तब तक मन जिंदा है, जब तक मन जिंदा है तब तक ख्वाहिशें हैं, जब तक ख्वाहिशें हैं प्यार की संभावनाएं, प्रेम की संभावनाएं हैं। और मैं कहती हूँ कि प्रेम कोई तीरथ थोड़ी ना कि काशी गए और मोक्ष हो गया की चुनाई है ना, कि डुबकी लगाई हो गया और मैंने काबा चुन लिया, जी अब तो मैं मुक्ति हुई, अल्लाह मेरा भला करेगी। नहीं, प्यार जो है वो प्रेम जो है एक संवेग है। जैसे जैसे भूख है, प्यास है, नींद है, दर्द है, संवेग है प्रेम। तो वो निरंतर है, वो सतत है, उसे होते रहना है। ये नहीं कि वो एक बार हो गया तो खत्म हो गया, उसे होते रहना है ना। उसे अगर वो है तो मुझे लगता है कि उसकी संभावना नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसकी संभावना हमेशा है। तो इसी करके मैंने चौथा लिखा। और मैंने कहा सबको कि 5वां, 6वां, 100वां, 8वां, जब तक कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, जब तक पूर्णता नहीं है, तब तक प्यार हो सकता है। लोगों ने सब फिर काफ़ी इस बात पर विवाद की कि आपको भी आप अपने बारे में क्या कहते हैं। जब क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं के साथ तो ये होता है कि उनको उनकी कहानियों से जोड़ कर देखते हैं कि आपने कहीं वो तो नहीं है। विनीता ने ये पाया होगा, मैं समझ सकती हूँ। तो ये जब भी मैंने ये कहानी आई वो लोगों को बहुत पसंद आई और बहुत मासूम से प्यार थे उसके साथ। जो प्रेम थे ना उसमें क्या था कि जहाँ संरक्षण मिले, जहाँ सहानुभूति मिले, जहाँ लगे कि एक पूर्णता जो हमें समझ पा रहा है, ये भाव मिले, तो वहाँ प्यार की संभावनाएं हमेशा हैं और होती रहेंगी। और इसके लिए शायद जो बगावती लोग हैं वो मुझे इसके लिए क्षमा न करें, लेकिन मैंने कहा कि हाँ चौथा प्यार है और 100वां भी हो सकता है। मैं विजय की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी कि प्रेम को हम लोग बहुत संकुचित अर्थों में लेते हैं। प्रेम मतलब प्यार हो गया, अब शादी होगी, अब बच्चे होंगे, मतलब प्यार को हम एक ना एक फ्रेज की तरह यूज़ करते हैं। जबकि मुझे लगता है कि प्रेम तो जीवन में बहते हुए दरिया की तरह होता है। और एक और बात कि हम कभी ये भी होता है कि हम एक ही आदमी से पता नहीं कितने रूपों में कई बार प्रेम कर बैठते हैं। आज जो मेरा प्रेमी था वो आज मेरा पति है, तो मैं उसको एक अलग तरीके से देखती हूँ, तो मुझे फिर और उसका मतलब अब कहीं उसका नवीनीकरण भी होता रहता है। तो प्रेम को इतना ज़्यादा हदों में बांधना ठीक नहीं है, और साहित्य को तो कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं विनीता जी से पूछता हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा जो भी प्रेम तो बिल्कुल वही एक तरह से धारा की तरह है, बढ़ती रहती है और कई मोड़ आते हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। और जब आप लिखते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाठक से कनेक्ट होते हैं, तो पाठक भी आपसे कनेक्ट होता है और लेखक जो है कहीं ना कहीं अनुभव करता है, देखता है। तो कई बार वो आप जी भी होता है, कई बार पर जी भी होता है, लेकिन पास पड़ोस जो परिवेश है वहीं से कहानियाँ वहीं से उठाता है, वहीं से विषय मिलते हैं, वहीं से बात भी चुनते हैं। तो ये बात आपने सही कही कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रेम की प्रक्रिया साथ है, शाश्वत है, चलती रहती है। विनीता जी, एक तो दो तरह के हमें प्रेम कहानियों में देखने को मिलता है। एक तो है कि प्रेम होना, वो चलता है। तो ये ऐसे किस्से कम देखने मिलते हैं कि एक बार प्रेम हुआ और साथ में जुड़ गए और आजीवन चलते हैं। लेकिन कई बार होता है कि प्रेम एक तो ना पाने की कसक होती है और प्रेम पा जाने के बाद भी अधूरेपन की कसक होती है। तो आखिर ये क्या चीज़ है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? प्रेम ईश्वर देता है,
कोशिश करते रहते हैं, कभी किसी मंदिर में मिल जाए, कभी किसी सत्संग में मिल जाए, कभी किसी बाबा जी के पास मिल जाए, कभी काशी में मिले, कभी काबा में मिले। वो सतत प्रयास आपका जारी रहता है और कहीं ना कहीं वो मूल का फर्क जो श्री कृष्ण ने कहा था वो रह जाता है, प्रेम के साथ रह जाता है। तो ये वही अधूरापन, ये वही कसर है। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको लगता है कि मिल गया, कुछ आप थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा जी लेते हैं, फिर आपको पता चलता है नहीं ये वो नहीं है जो हमें दूर से दिख रहा था, क्या ये वही है? यही सतत एक संघर्ष आप कह सकते हैं कि वो चलता रहता है प्रेम में और ईश्वर को पाने दोनों स्थितियों में। बड़ी अच्छी लाइन थी जो मैं बताना चाहती हूँ। जी जी। प्रेम क्षणों से वंचित जीवन कितनी नीरस यात्रा होगी। प्रेम क्षणों से वंचित जीवन कितनी नीरस यात्रा होगी। बालों में नौका ठेलो, बालों में नौका ठेलो तो गति की कितनी मात्रा होगी। जी बहुत बढ़िया। तो प्रेम जैसे उन्होंने बताया कि दरिया है, प्रेम पानी है। आपको जहाँ जाना है, आपका बेहतर वर्जन बनना है, आपको जीवन में कुछ पाना है, उसके लिए ये प्रेम आवश्यक है। वो सदा निरंतर आपको बेहतर बनाता रहता है और ये आप हमेशा यात्रा में रहते हैं। जिस दिन आपको लगता है कि आप मंजिल पर पहुँच गए, उसी दिन से आपको ये शौक होने लगता है कि कुछ अधूरापन बाकी है। तो वही तलाशो तलब में लज्जत है पाई, दुआ कर रहे हैं कि मंजिल सत्संग वाली बात पर एक बड़ी मज़ेदार किस्सा मुझे याद आ गया। जब हमारे यहाँ हम जब कॉलोनी में तो माता का जागरण होता था, तो लड़के उसमें प्रेम ढूंढने निकलते थे कि वो लड़कियाँ आएंगी, अब ये होगा। तो पड़ोसी था, तो वहाँ क्या करते थे, लड़के और लड़कियों की लाइन अलग अलग कर देते थे। तो कहते थे वो भगवान के दरबार में सब बराबर नहीं है। तो वो कहता था यार यहाँ तो मतलब मैंने कहा तुम यहाँ किस लिए आए हो? कहता है अरे वो लगता है आज तो किसी न किसी से प्यार हो जाएगा, मतलब भीड़ है, संभावनाएं हैं, ढूंढा जा रहा है, प्यार को मिल जाएगा। आपको जन्माष्टमी याद है 90s का, अगर मैं बोलूँ जब आपको रात रात भर बाहर रहना अलाउड नहीं होता था और हम लोग अपने टीनेज में थे, तो जन्माष्टमी एक ऐसी रात होती थी जब आप पूरी रात बाहर रह सकते थे क्योंकि मंदिर में कुछ न कुछ चल रहा होता था। उस समय बहुत सारे प्रेमी युगल, प्रेम ढूंढते हुए लोग जो बहुत दिनों से एक दूसरे की तलाश में थे, कभी बात करने की तलाश में थे, घर के बड़े बिजी हैं तो उस दिन ये होता था। वाकई ये ऐसी जगह होती है जहाँ लोग ईश्वर के साथ साथ प्रेम की तलाश कर रहे हैं। जैसे बंगाल में सरस्वती पूजा के दौरान इससे इट्स बंगालीज वैलेंटाइंस डे। जी विजय सिंह जी आपसे एक सवाल है कि आप पश्चाताप पर आपने कई कहानियाँ लिखी हैं, तो ये प्रेम में पश्चाताप, ये तो प्रेम तो उदार है उसका स्वरूप, लेकिन ये प्रेम होने के बाद फिर पश्चाताप का क्या मतलब है? मैंने जो कहानियाँ लिखी हैं रणवीर के साथ, उसमें क्या रहा कि हम जब वर्जनाओं को, प्रेम क्या है, वर्जनाओं को तोड़ सकते हैं, वर्जनाओं को तोड़ता है। वर्जनाओं को तोड़ना हमें कहीं ना कहीं शोक और देता है, तो वो वही पश्चाताप रहा। वो सिस्टर लिसा के बारे में लिखा गया। सिस्टर लिसा पे कई तरह का प्रेशर था, एक प्रेमी के होकर दूसरी प्रेमी पड़ जाने का, दूसरा एक प्रेमी दूसरे चला गया, मतलब जैसे कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है लेकर कि प्रेम एक बार हुआ तो अब नहीं होता। तो सिस्टर लिसा के साथ यही रहा। ये पश्चाताप की कहानी कैसे बनी कि उस धर्म में जकड़ रखा था, दूसरा इस बात में जकड़ रखा था कि प्रेम हो गया दोबारा क्यों हो जाए, और इन सब के बाद उसको ये रहा कि वो ईश्वर के प्रेम में है क्योंकि अब नन है या सिस्टर की नन की तरफ जा रही है, तो उसको लगा कि मैं मुझसे गुनाह हो रहा है, मुझसे बुरा हो रहा है, तो इस वर्जनाओं को तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से जो पश्चाताप पैदा हुआ, ऐसे बहुत बार पश्चाताप होते हैं, प्रेम के बदले प्रेम ना मिल पाने का पश्चाताप। जैसे धीरा में मैंने लिखा कि धीरा में जैसे गदर की तरह धीरा में देवर से प्रेम की कहानी में थी, तो उसमें भी ये पश्चाताप रहा कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये पश्चाताप रहा कि मैंने ऐसा ये नहीं होना चाहिए था। वैसे बहुत से अभी क्या है, जैसे आपने कहा कि वर्तमान समय में प्रेम बदल रहा है, तो बहुत सारे प्रेम जगह जगह होते रहते हैं। जैसा कि कहा का हुआ, उसके बाद में पश्चाताप रहा कि मैंने क्या किया है ना, ये तो शरीर था, देर का था, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसे पश्चाताप है, मन पर बोझ के पश्चाताप है। एक वो समाज में जो आज का युवा पीढ़ी है, आज की युवा पीढ़ी, वो एक घुटन और एक ऊहापोह की
स्थिति में है और आभासी संसार उसके सामने है, तो ये आभासी प्रेम का क्या कहीं सार्थकता है? ऐसा है कि जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं वही हमारे प्रेम की परिस्थितियाँ बनती हैं। बाकी जो अमृता जी ने बताया शादी में प्रेम होता था पहले की कहानी में आपको मिलेगा ना कि शादी में लड़का एक लड़की से मिलता है, फिर वो मिलते मिले हो कि नहीं? आजकल ऐसी चीजें ये कम होने लगी हैं। शालिनी दी, ये सिद्धार्थ है दुनिया और सिद्धार्थ जो है विजय इतनी कहाँ है? तेजी से भागती हुई दुनिया है कि शायद वो जो छोटे छोटे क्षण थे वो उनसे अब छिन तो गए और सिद्धार्थ लेखक है और सिद्धार्थ से वो है। बच्चों होती जा रही है कि शायद अब बचकाना लगने लग रहा है वो सारी चीजें आगे से प्रेम पत्र लिखने जा रहे हैं, कहानियों में भी प्रेम पत्र लिखते हैं। लेकिन अब प्रेम पत्र लिखने जाते तुम भी पहन लो। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे दुनिया ने प्रेम में उसका प्रभाव हुआ, तो आभासी जो प्रेम है वो हमारे लिए छोटा प्रेम है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जोड़े फिल्मों में सीरियल में साथ काम करते हैं वो इतने घंटे साथ बिताते हैं कि शादी करके बहुत सारी जोड़ियाँ ऐसी हैं। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि किसी को आवाज़ देंगे 5 मिनट लगाएगा, लेकिन एक पर हमारे हाथ में पहुँचा देता है जब बहुत जल्दी एक्सेस है सबके बात करने। तो मुझे लगता है ये जो जितनी सहजता या जितनी सुगमता है उसकी प्रेम की जरूरत होती है। दूसरी बात ये कि हम लोग इतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि आप होंगे, नहीं तो रुक जाते। कई लोगों को जानती हूँ जिनकी बाकायदा शादी हुई है और जोड़े लगे हैं शायद, तो ये भी एक नई तकनीक है। लेकिन हाँ, उनके आभासी है, उसके एक स्वरूप होते हैं जो आभासी है, तो उसमें से एक संभावना ये भी होती है कि हो सकता है क्योंकि उनकी वास्तविकता से दोनों की चीज़ें हैं, उसका फायदा भी हम लोग कम करते हैं। और बाकी जो आपने कहा प्रेम वाली जो बात की कि क्या है कि समाज इतनी तेज़ी से बदल रहा है और उसमें जो पीछे छूट जाने का जो है, चाहे वो बेरोजगारी है या और दूसरे तरीके की समस्याएं हैं, तो हमारी पीढ़ी भी उससे जूझ रही है। जिस हताशा की बात आपने की वो उससे अछूती कैसे रह सकती है, उसी का प्रभाव हमारी प्रेम कहानी में भी आता है। वो चीज़ें आती हैं, जैसे मेरी एक कहानी में राधिका रानी के साथ राधिका रानी है, तो वो कहा राधिका रानी हाँ भाई हमें जब भी ऐसा एक बार तो उसमें वही कहा था कि रील्स बनाते हैं, तो लड़का रील बनाते बनाते उसका काम पहले वो काम किया में काम करता है, तो लेकिन उसका करता उसकी पीढ़ी सारी चीज़ें